हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नेचुरल साइंस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री या साइंस के किसी भी चैप्टर में आपको बेहतर पकड़ बनानी है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके अपने एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। ये गारंटी दी जाती है कि आपको इससे बेहतर और नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप दिए गए क्यूआर कोड का यूज करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पहला लेसन केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन लिखी जाए तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल से कहा जा सकता है कि जब कोई भी नया सब्सटेंस किसी प्रोसेस के अंतर्गत क्रिएट होता है जिसके पास न्यू प्रॉपर्टी होती है तो क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। इसमें एक या एक से ज्यादा चीजें बन सकती हैं। अब कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके प्रॉपर्टी की। जैसे अब मान लेते हैं कि आपके पास दिया गया है कैल्शियम। अब इस कैल्शियम को आप कैसे रिएक्ट करवा देते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये दोनों आप प्रकार एक रिएक्टेंट है, इसको लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अब ये आपका एक रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट क्या करेगा, प्रोसेस के द्वारा एक केमिकल प्रोसेस होगी और इस केमिकल प्रोसेस से आपस में जुड़ करके बना देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो आपकी बनी है इसकी प्रॉपर्टी और आपके द्वारा बनाया गया रिएक्टेंट के लिए गया रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। तो जो चीज आपको निकल के आएगी एक नई प्रॉपर्टी के द्वारा, एक नया सब्सटेंस होगा, उसको लोग क्या नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिए गए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जब चेंज होकर के एक नई प्रकार की प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बन जाता है उसको कहलाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलने के लिए बीच में एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का ही नाम कहलाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे दिया गया सेकंड टॉपिक, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो आपके केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं उन्हीं को लोग क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे इस रिएक्शन में क्या हुआ, केमिकल और ऑक्सीजन ने हिस्सा लिया। एक और ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे हमने लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों भी क्या है, एक रिएक्टेंट है। और ये रिएक्टेंट जब प्रोसेस के द्वारा आगे को बढ़ेंगे, एक केमिकल प्रोसेस होगी, उस केमिकल प्रोसेस का नाम होता है केमिकल रिएक्शन। और ये बना देगा वाटर का एक मॉलिक्यूल्स, जो एक सब्सटेंस होगा। इसको हम प्रोडक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो रिएक्टेंट जो होता है वो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जबकि जो उसके प्रोसेस के बाद बनने वाला जो कंपाउंड होता है, सब्सटेंस जो क्रिएट होगा, वो नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जैसे बताया जा चुका है कि एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस में पहली चीज होती है कि एक न्यू प्रोडक्ट बदलता है, यह कह सकते हैं एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ज्यादा तौर पे। दूसरा ये होता है कि उसमें गैस भी निकलती है, गैस इन्वॉल्व होती है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, हम अगले टर्म पे इसकी चर्चा करेंगे इसके आगे टॉपिक पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं क्या। केमिकल रिएक्शन जैसे आप खाना खाते हैं और खाना क्या करता है, डाइजेस्ट होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया रोटी हो गई, आप यहाँ पे राइस का यूज करते हैं या इसके अलावा किसी प्रकार की दाल का यूज करते हैं, कुछ भी आप यूज करते हैं। या हम क्या बात कर लेते हैं, किसी प्रकार के फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रूट्स जब लिए जाते हैं जैसे, तो फ्रूट्स जो लिए जाते हैं सब क्या होते हैं, एक रॉ मटेरियल की तरह वर्क करते हैं, जो आपके पास रिएक्टेंट जैसा व्यवहार करते हैं। इसके एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद ये सब बदल जाते हैं एक वेस्ट प्रोडक्ट में। और जब ये वेस्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट
कुछ समय के बाद बदल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट में, एक प्रकार की क्या हो जाता है केमिकल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर लिया जाने वाला जो आपका सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस प्रोसेस के बाद एक वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर आवश्यक जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्ट पार्ट बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरीके से रिस्पायरेशन करना, हम रिस्पायरेशन के अंतर्गत क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ये कैसे निकलती है, जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तब। तो केमिकल प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ये एक प्रकार का रिएक्टेंट है, और जब यहाँ से ऑक्सीजन प्रोसेस के बाद कार्बन से बदल जाती है तो ये नाम आ जाता है इसका प्रोडक्ट। ये हो जाते हैं। इसी तरीके से किसकी बात कर ली जाए, रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो रस्टिंग ऑफ आपने आयरन में जंग लगते हुए देखा होगा, या फिर किसी मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल के रूप में इसको ले लिया जाए, जैसे आपके पास Mg है, मैग्नीशियम एक रिबन है, इसमें हमने क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख के जब जलाते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब ये क्रिएट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस पूरी रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं, हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, जिसमें आपको सॉरी यहाँ पे 2 लग गया है, ये नहीं रहेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को लोग क्या कह देते हैं, हाँ ये एक नया कंपाउंड, नई प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड क्रिएट हुआ, इसको प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। इसी तरीके से कर्ड का फॉर्मेशन करना, जैसे दूध से दही का बनना हो गया, तो दूध से दही भी बनना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे टर्म पे चलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है सबसे पहले क्या चेंज होगा, स्टेट चेंज होती है। अब स्टेट कैसे चेंज होता है, एग्जाम्पल हम यहाँ पर अगर ले लेते हैं वाटर। वाटर किस फॉर्म में लिया जाए, जो लिक्विड फॉर्म में है। अब इस लिक्विड फॉर्म का जब हम यहाँ पे हीट देते हैं, वो भी टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम करते हैं, लिक्विड को फ्रीज करवा देते हैं, तो जब आप फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रिज में रखने पर ये बदल जाता है आइस में। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को लोग क्या कहते हैं, हाँ आइस जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से आपका स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर स्टेट चेंज होते हैं, तो स्टेट चेंज होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कलर का भी चेंज होना। कलर का चेंज कैसे होते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल फॉर्मूले का, जिसका नाम है FeSO4.7H2O। अब इसको क्या करते हैं, हम हीट कर देते हैं। जब तक ये फेरस सल्फेट होता है वाटर के क्रिस्टल के फॉर्म में, तभी से क्या कहलाता है, ये एक ग्रीन कलर का पार्ट है। जैसे अब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ पर फेरस सल्फेट निकलता है प्लस 7H2O के फॉर्म में एक कंपाउंड बाहर आ जाता है। इसका अभी तक भी कलर ज्यादा चेंज नहीं होता, ये भी ग्रीनिश ही रहता है। इसमें थोड़ा सा रेडनेस आ जाती है, बस इसमें हल्की सी रेडनेस बढ़ जाएगी, लेकिन ये रहेगा ग्रीनिश ही। देन आफ्टर इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप पे ले चलते हैं। तो जब फेरस सल्फेट को फिर से गर्म किया जाता है तो ये बदल जाता है फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें कलर यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को बराबर कर सकते हैं। तो ये भी क्रिएट होता है, तो क्रिएट होने पे इस पूरी तरीके से यहाँ पे जो निकलेगा इसका कलर होता है जो एक रेडिश तरीके का होता है, लाल कलर का दिखाई देता है। तो ये रेडिश तरीके का जो कलर बनता है, तो यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर का था। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इट कन्वर्ट इनटू रेडिश कलर। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई कंपाउंड अपना स्टेट चेंज करता है तो उसके साथ स्टेट चेंज होने के साथ साथ कलर भी चेंज होते हैं। तीसरी कंडीशन आती है कि जब भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसमें टेम्परेचर में भी चेंजेस आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ऐसा आपको दे दिए वाटर। अब इस वाटर में क्या आप डिजोल्व करिए NaCl, जिसको आप क्या कहते हैं सॉल्ट। तो जब आप NaCl अर्थात सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है HCl और प्लस
NaOH। ये एक एसिड है और एसिड किसी भी चीज में ज्यादा टेम्परेचर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और इंक्रीज होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से कह सकते हैं कि यहाँ का जो वाटर का टेम्परेचर लेवल रहा होगा, यहाँ के लेवल टी में टेम्परेचर कम और यहाँ पे क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है क्या कहलाता है कि हाँ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो केमिकल रिएक्शन में तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चौथी चीज उसके अंदर गैस इन्वॉल्व होती है। तो कैसे गैस इन्वॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमने दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट, आपने देखा होगा चूना पानी हम इसको कहते हैं, चूना के नाम से जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस या इंग्लिश में कहा जाता है सारलाइम। अब ये क्या किया जाएगा, कन्वर्ट होगा तो इसमें क्या निकलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट आगे चल के एक सॉल्ट और प्लस गैस को बाहर निकालती है। तो जो भी गैसेस बाहर निकलती हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं जब हमने इसको ब्रेक किया था, ये सवाल में देख सकते हो कि हमने क्या किया था, इसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने पे दिखाई दे रहा है कि फेरस सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का नाम की गैस इन्वॉल्व हो रही है। तो जो गैस यहाँ से निकलती है तो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में गैस बाहर निकलेगी। सभी में नहीं निकल सकती लेकिन रिक्वायर की जाती है कि हाँ कुछ में निकलती हैं। अगला टर्म आता है आपका मेक प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है, अगर हिंदी की बात की जाए जिसको लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अब अवक्षेप कैसे प्राप्त होता है, अवक्षेप निकालने की पॉसिबिलिटीज ये होती है कि कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम अगर करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉन सॉल्युबल पार्ट बच जाते हैं, जिसके वजह से वो बर्तन के या किसी भी टेस्ट ट्यूब के एक हिस्से पर जमा हो जाते हैं। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रिसिपिटेशन। या फिर आप देखते हैं कोई भी रिएक्शन की जाती है, जैसे हाइड्रोजन गैस के अलग से अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने से ऊपर हल्के छल्ले निकलने शुरू आते हैं, हाइड्रोजन गैस के हो गए, या इसके साथ अलग अलग प्रकार गैसेस हो सकती हैं। फेरस को हम जलाते हैं तब भी वैसा होता है। तो इस प्रकार से करते हैं, जो भी आप छल्ला देखेंगे या आपको जो भी एक्सटर्नल रिंग दिखाई देती है वो एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो प्रेसिपिटेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये 5 चीजें होती, पहला स्टेट, दूसरा कलर, तीसरा टेम्परेचर, चौथा गैस, पांचवा प्रेसिपिटेशन। एक और होता है, बताया जा चुका है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है उसके अंदर आपको न्यू प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे। तो नए प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा, तो ध्यान रखिएगा कि न्यू प्रोडक्ट बनेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस के अगले टॉपिक पर। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो केमिकल रिएक्शंस में बताया जा चुका है, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके आधार पर, केमिकल इक्वेशन के आधार पर, तब उसमें लोग यूज करते हैं सिंबल। किसके, जो भी यूज की जाने वाले उसके अंदर सब्सटेंस है, वो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर केमिकल फॉर्मूला हो सकता है। तो जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसको जब उसके एलिमेंट के फॉर्म में या केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट मेंशन किया जाएगा, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन ध्यान रखिएगा, केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, उस केमिकल रिएक्शन में लिए जाने वाले जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स को उनके एलिमेंट के फॉर्म में या केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, और जो उसके प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट को भी एलिमेंट या फिर केमिकल फॉर्मूला के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। हम इस केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। बहुत से ऐसे इक्वेशन आएंगे यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हमने आपसे लिया कैल्शियम, कैल्शियम किस फॉर्म में होता है, हमेशा सॉलिड फॉर्म में। तो हमने यहाँ सॉलिड जो लगाया ये स्टेट बताता है, और ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है। प्लस ऑक्सीजन गैस की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, आपको पता है गैस, तो यहाँ गैस मेंशन करेंगे। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा।
और जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो एक प्रकार की क्या होता है, सॉलिड। तो हमने यहाँ पे जो आप छोटे से ब्रैकेट के फॉर्म में लगा देते हैं, ये आपको क्या दिखाता है, फिजिकल स्टेट बताता है। और जो आप लेते हैं पहली टर्म में, जिसको हम लोग सब्सटेंस को जो कन्वर्ट किया जाता है, ये सब क्या कहलाते हैं, बताया जा चुका है, तो रिएक्टेंट। और उसके बाद ये जो प्रोसीजर होती है, जो उसको प्रोसेस के बाद निकल के आती है, वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट आता है। तो ये चीजें आपको बन के आती हैं। इसी के अगले टर्म पे चलते हैं, दूसरे टॉपिक पे। तो कहा गया है कि द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जैसे आप ये कंप्लीट करते हैं, तो मान लेते हैं आप एक रिएक्शन लेते हैं, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। आपको बताया जा चुका है कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल भाग है। अब इसको क्या कर किया जाएगा, आप चेंज करेंगे। जब चेंज करना हो तो हमको यहाँ पर हीट शो करवानी पड़ेगी, अर्थात हमने टेम्परेचर क्या किया, मेंशन किया। अगर प्रेशर लग रहा होता है, यहाँ प्रेशर लगते, प्रेशर जैसे बार लगा देते, क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट है वो बार है, तो बार यहाँ लगा देते। कैटलिस्ट अगर यूज करते, कैटलिस्ट जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ हमने V2O5 लगा लिया या फिर KMNO4 लगा दिया। अगर इस प्रकार के किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का यूज करते हैं जो आपके रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो क्या क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो ये कैटलिस्ट हैं। प्रेशर के लिए बार या ATM का यूज कर लेते, ध्यान रखिएगा बार लगा हुआ है या ATM लगा हुआ है या फिर टॉर लगा हुआ है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, प्रेशर। टेम्परेचर के लिए जब केल्विन लगा हो या डिग्री सेल्सियस लगा हो या फ़ारेनहाइट लगा हुआ हो, डिग्री फ़ारेनहाइट, तब क्या होता है, टेम्परेचर। और कैटलिस्ट के रूप में हम बात कर चुके हैं कि लाइक जैसे KMNO4 यूज किया गया हो, V2O5 यूज किया गया हो, कभी कभी हाइड्रोजन भी एलिमेंट कैटलिस्ट तरह यूज कर लिया जाता है। इस प्रकार बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड हैं जो कैटलिस्ट तरह काम करते हैं। तो जब भी हमें कोई भी रिएक्शन लिखी जाती है, इनके क्या है, जो एरो बनाई जाती है रिएक्शन की, उस एरो के ऊपर साइड या नीचे साइड मेंशन कर देते हैं, और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। इसका प्रोडक्ट बताया जा चुका है, फिर क्या निकलेगा, इसका निकलेगा FeSO4 प्लस 7H2O, ये बनेगा इसका कंपाउंड। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका यही है कि किसी भी इक्वेशन में यूज किए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स या केमिकल फॉर्मूला होते हैं, उन सभी केमिकल फॉर्मूला क्या किया जाता है, आप उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो, और लिखने के बाद आपका एक नया रिएक्शंस क्रिएट होता है। उसी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बन जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हमेशा टेम्परेचर, प्रेशर या एनी कोई भी कैटलिस्ट यूज किया गया हो तो उसको एरो के ऊपर हमेशा लिखते हैं। जैसे कि आपको नीचे वाले में दिया गया तो हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है, तो क्या कहलाता है कि हाँ ये यूज किया जाने वाला या 21 कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, जिस कंडीशन में इस रिएक्शन को कंप्लीट किया गया। तो इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं। केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि केमिकल इक्वेशन लिखे कैसे जा सकते हैं। मैंने एक इक्वेशन ली है जो केवल वर्ड के फॉर्म में लिखी है। क्या लिखा गया, कैल्शियम आर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देख सकते हैं कैल्शियम, इसको एलिमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे Ca, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अब ये क्या हुआ, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर लगाएंगे, तब ये क्या करेगा, जब Ca प्लस CO2 जब ये रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा। तो जैसे कि आप बता दीजिए, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये एक वर्ड का फॉर्मूला है, इसको हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं। ये केवल किसी भी रिएक्शन को करने का तरीका है। जब आपसे कोई बोलेगा तो आपको केवल ये कहेगा कि हाँ केमिकल आर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कह दिया जाए एल्युमिनियम आर रिएक्ट विथ वाटर, एल्युमिनियम इज रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम इज रिएक्ट इन द प्रेजेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये एक वर्डिंग फॉर्मेशन होता है। इस वर्डिंग फॉर्मेशन को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखते तो इस चीज को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैंने कैल्शियम लिख दिया, रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट मतलब इसके साथ मैंने प्लस का फॉर्म लगा दिया। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे, जैसे हमें लगा रखा हुआ है। और क्या बना रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। अगर कहते हैं कोई इक्वेशन वर्ड के फॉर्म में लिखी गई हो, वर्ड के फॉर्म में कैसे, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम वर्ड मैंने यहां ले रखा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया गया है, क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रकार से रिएक्शन जो लिखी जाती है इसमें सिंबल का फॉर्मेशन नहीं रहता, बट आप एलिमेंट के पर्टिकुलर नाम को जान सकते हो। ऊपर पर्टिकुलर नाम को तो जान सकते हो, लेकिन सिंबल के कौन लिख नहीं सकते। अगर आप पास ये लिखा गया है जो एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन लिख देने से क्या हो जाता है कि हाँ आपको पता चलता है कि एक्चुअली रिएक्शन हुई कैसे। लेकिन पर्टिकुलर रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके साथ एलिमेंट किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें सिंबॉलिक फॉर्म यूज करना पड़ता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम आपको अगले टर्म पर केमिकल बैलेंसिंग पूरी तरह से सिखाएंगे, कैसे केमिकल बैलेंस किया जाता है। अब आगे चलते हैं, या इसी के और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हम यही ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, दो एलिमेंट हैं। अगर मैं कहता हाइड्रोजन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, तब ये क्या होता है, H2 प्लस Cl2 नहीं बोला जाता, केवल क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते हाइड्रोजन के एटम कितने के यूज कर रहे हैं या क्लोरीन के एटम कितने यूज हो रहे हैं, आप ये नहीं बता सकते हो। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, 2HCl। और यहाँ पे 2 कैसे आया, एक एटम कैसे ये बना, इसके बारे में जानकारी हम आपको केमिकल बैलेंसिंग में देंगे। तो इस प्रकार से जो रिएक्शंस लिखी जाती हैं वो फॉर्मेशन ऐसे प्रेफर किए जाते हैं और आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने बाद उसको हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हमको प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर दिए गए हैं। हमको 2 तरीके क्वेश्चंस दिए हैं। एक क्वेश्चंस जितने भी ऊपर दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। यूपी बोर्ड चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, दोनों में पूछे जा सकते हैं। बस इसका हिंदी वर्जन बना देने के बाद, और इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिए गए कि मैंने इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रखे हैं। ये क्वेश्चंस सीबीएसई और यूपी बोर्ड में ज्यादा मेंशन होते हैं। देन आफ्टर मैंने जो नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सीबीएसई अब जो भी पैटर्न ला रही है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ सिचुएशंस दिए जाएंगे, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ऊपर 5 क्वेश्चंस दिए हैं, कुल मिला के 8 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। तो आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको पता होगी, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं AIIMS गौरव सिंह, या आप मेंशन करके दे दिया जाएगा। तो आप उसमें उस ईमेल आईडी पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल करके आप अपने आंसर को वेरीफाई करवा सकते हैं कि आपने आंसर करेक्ट दिया या नहीं करेक्ट दिया। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको नए टॉपिक्स जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।